बढ़िया से रिवीजन कर रहे हैं। तो पहले 2 सेशंस में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था एंड आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है दोस्तों, एक बार बोलेंगे क्या है? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये चैप्टर नंबर 3 है ना, सबसे पहले मैं आपको बोल दूंगा बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो बढ़िया से ध्यान से सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपका मुझे 100% अटेंशन चाहिए। क्या आप रेडी हो गाइस? क्या आप रेडी हो? चलो, चैप्टर नंबर 3 का नाम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं आपको क्वेश्चन पूछे जाऊंगा, अगर आपको आते तो आप आंसर दीजिए, नहीं तो हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। एंड ये जो भी रिवीजन सीरीज है, मैंने पहले भी बोला है कि आपको इंटरैक्टिव रहना है। जो भी मैं पूछूं, जितना भी आंसर आता है आप देने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी मुझे बता सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? ओके, हंसला ने बोल दिया कैपिटल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। और कौन बताएगा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? बताओ। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। भाई ने सीधा निशाने पे गोली मारी है कि सर वो छोड़ो, डायरेक्टली फॉर्मूला बताता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और कौन बताने की कोशिश करेगा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? क्या लगता है? अच्छा, दिया ने बता दिया, डे टू डे कैपिटल रिक्वायर्ड इन द कंपनी। क्या दिया या फिर हंसला सही बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब समझाता हूं, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा था कि कंपनी फाइनेंस अक्वायर करती है, यस और नो? ठीक है, किस किस से फाइनेंस अक्वायर करती है? एक बार लास्ट बार मेरे लिए बोल दो, क्या क्या? बैंक, बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी गुड। अब कंपनी के पास एक कैपिटल आ गया, यस और नो? अब ये टोटल कैपिटल कंपनी डिप्लॉय करेगी किसी असेट परचेस करने को या फिर किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा आउटफ्लो डालने को, यस और नो? ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्या 100% जो भी फंड्स अक्वायर किए हैं वो किसी ना किसी असेट में या फिर किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में डाल देने चाहिए क्या? यस और नो? अगर डाल दिए तो उसके पास बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कुछ मनी बचेगा या फिर नहीं? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब यह है कि आप कैपिटल का ऐसा एक पार्ट डिवाइड करके रखो जो आप किसके लिए यूज करोगे? आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। किसके लिए? बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। सर डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या इनफ्लोज है, क्या क्या आउटफ्लोज है? सबसे पहले डे टू डे में जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मतलब ये एक्टिविटीज शॉर्ट टर्म रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म रहेंगे? शॉर्ट टर्म रहेंगे, इतना तो मानते हो। लॉन्ग टर्म रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर वो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़ी हुआ। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में सबसे पहले एक तो एक्टिविटीज के लिए इनफ्लो होगा या फिर क्या होगा? आउटफ्लो होगा। इनफ्लो में क्या आपको लगता है कि जो डेटर्स है जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं वो आएंगे? यस और नो? मानते हो या फिर नहीं मानते हो? ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल आएंगे एज वेल एज क्या आएंगे? इन्वेंटरीज आ सकते हैं क्या? यस और नो? अब इन्वेंटरीज में भी 3 टाइप के इन्वेंटरीज होते हैं, जैसे मैंने बोला था। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, एज वेल एज जो मेरे पास फिजिकल कैश प्रेजेंट है कंपनी में एंड बैंक बैलेंस जो है वो भी क्या मेरे लिए इनफ्लोज रहेंगे या फिर नहीं? यस। तो ये मेरे सारे करंट असेट्स हो गए। अगर मैं बात करूं आउटफ्लोज की या फिर पेएबल्स की, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मालूम होगा, बिजनेस का बैंक में करंट अकाउंट होता है।
अगर जितना बैलेंस है उससे ज्यादा कंपनी ने यूज कर लिया, मतलब कंपनी ने क्या इनडायरेक्टली बैंक से लोन ले लिया, तो उसके हमने क्या नाम दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, अकाउंट पेबल्स हो गए अगेन फॉर द शॉर्ट टर्म। तो ये सारे क्या डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही पार्ट्स है, यस और नो। जो भी इनफ्लोज है एंड जो भी आउटफ्लोज है, इनको ही एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट आएगा वही मेरा क्या नेट वर्किंग कैपिटल होगा। मानते हो या फिर नहीं मानते हो? यस, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितना भी कैपिटल लगता है उसको ही मैं क्या बोलूंगा, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मतलब जो भी बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लगने वाला कैपिटल, बट नेट वर्किंग कैपिटल मतलब इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में इनफ्लोज क्या क्या रहेंगे, तो आपके सारे करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में क्या क्या आता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज या फिर कैश बैंक बैलेंस एंड अदर करंट असेट्स, यस और नो। अब ये इनफ्लो के बारे में हमने बात कर ली, दैट इज करंट असेट्स। आउटफ्लो के बारे में मैं बात करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, अकाउंट्स पेबल आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है। बातें क्लियर है? तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? नेट वर्किंग कैपिटल का जल्दी से जल्दी बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो उन्होंने बढ़िया से लिख के दिया है कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड इट्स करंट लायबिलिटीज। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सी ए माइनस सी एल, सी ए माइनस सी एल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बातें क्लियर है? क्या आपको अब नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ गया? क्या आपको उसका फॉर्मूला समझ गया? फॉर्मूला एक बार साथ में रिपीट करेंगे मेरे। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। अब उन्होंने नीचे करंट असेट्स के एंड करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल दे दिए हैं। पहले करंट असेट्स में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दोस्तों कैश तो आपको पता है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? सबको पता है कि कैश होता है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? पता है किसको? बढ़िया से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास ऐसा कोई असेट है, ध्यान से सुनना, मेरे पास ऐसा कोई असेट है, अगर वो असेट विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब यह है वो कैश के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन अगर उसको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो विद इन 3 मंथ हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या ये भी करंट एसेट का पार्ट है? एंड अगर करंट एसेट का पार्ट है तो क्या वो वर्किंग कैपिटल का भी पार्ट है? यस, बिकॉज आपने देखा होगा सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो मतलब कैश भी क्या वर्किंग कैपिटल का पार्ट है? यस। कैश इक्विवेलेंट्स भी क्या वर्किंग कैपिटल का पार्ट है? यस। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के भी उन्होंने 3 टाइप दे दिए, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। इतना क्लियर है? कैश हो गया, इन्वेंटरी हो गया, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, इसको ही हम क्या 11th 12th में डेटर्स बोलते थे, यस और नो। लेकिन अब हम डेटर्स बोलेंगे क्या? नहीं, आप क्या बोल सकते हो, अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो विद इन द 12 मंथ हम क्या कर सकते हैं, कैश में रियलाइज कर सकते हैं। बातें क्लियर है? ये करंट एसेट्स के आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पक्का? स्पीड सही से चल रहा है? चलो आगे क्या दे दिया है, करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज मतलब मैं ऐसे बोल सकूँ क्या कि ये मेरे सारे आउटफ्लोज रहेंगे एंड करंट एसेट्स मेरे सारे क्या रहेंगे, इनफ्लोज रहेंगे एंड मेरे सारे करंट एसेट्स क्या रहेंगे, आउटफ्लोज रहेंगे। अब करंट लायबिलिटीज में पहले क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बिजनेस ने ज्यादा बैंक बैलेंस यूज कर लिया, किससे ज्यादा, तो जितना जिसका उसका बैलेंस था ना। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस हूं, मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसमें 10 lakhs है, करंट अकाउंट है बिजनेस का, उसमें 10 lakhs है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस मैंने कर लिए। फॉर एग्जांपल मैंने 17 lakhs यूज कर लिए, मतलब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का हुआ, 7 lakhs का। मतलब मुझे 7 लाख अभी बैंक को देने पड़ेंगे, यस और नो। मतलब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको ही मैं क्या शॉर्ट टर्म लोन जैसे कंसिडर कर सकता हूँ क्या, यस। तो सेकेंड पॉइंट आपका वही है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया था, फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए क्या लिया था, लोन लिया था। अगेन आगे बढ़ते हैं, अमाउंट्स पेएबल टू सप्लायर्स, जिनसे भी आपने रॉ मटेरियल परचेस किए होंगे, क्या उनको भी अमाउंट्स आपको पे करने पड़ेंगे। इनको ही आप 11th 12th में क्या क्रेडिटर्स बोलते थे, यस और नो, मान गए। आगे लिखा है अक्रूड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस आपने इंकर किए जिनका पेमेंट अब तक आपने किया है क्या, नहीं किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट्स में कितने पॉइंट्स दिए आपको, 4। कौन कौन से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके बाद इन्वेंटरीज, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो अगेन 4 पॉइंटर्स दिए है। पहला क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स, तीसरा क्या, अकाउंट्स पेएबल भी बोल सकते हो, दैट इज क्रेडिटर्स, एंड लास्ट में क्या बोला है, अक्रूड एक्सपेंसेस। बातें क्लियर है। अब भाई यहां पे कैश जो भी है आपके, मतलब सारे जो करंट एसेट्स है उसके टोटल अमाउंट्स लेंगे, करंट लायबिलिटीज के टोटल अमाउंट्स लेंगे एंड करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दिए तो आपका क्या नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। मानते हो या फिर नहीं मानते हो, इतना बात क्लियर है। तो मेरे वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स भी आते हैं एंड करंट लायबिलिटीज भी आते हैं, इतना बात क्लियर है। अब मैं एक नोट्स के थ्रू आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। आपने बोला, दिख रहा है क्या सबको, ठीक है। आपने बोला कि नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पक्का, बातें क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे करंट एसेट्स कितने हैं, 10 लाख, कितने हैं, 10 लाख। करंट लायबिलिटीज है 4 lakhs, कितने हैं, 4 lakhs। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, 6 lakhs। सिंपल है, सिंपल है। यहां तक बातें क्लियर है क्या, यहां तक किसको कुछ डाउट। अब आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे करंट असेट्स बढ़ा दिए, मैंने मेरे करंट असेट्स बढ़ा दिए, फॉर एग्जाम्पल कैश बैलेंस बढ़ा दिया, इन्वेंटरी बढ़ा दी, तो उसका इंपैक्ट मेरे वर्किंग कैपिटल पे क्या आएगा, क्या लगता है, बढ़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूं कि जो मेरे 10 lakhs के करंट असेट है वो हो जाते हैं कितने, 12 lakhs, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, 8 lakhs हो जाएगा या फिर नहीं, यस और नो, बातें क्लियर है। एंड अगर वो जो 12 लाख है उसका ही मैं समझ लेता हूं कि मेरे अब करंट एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैंने कर दिया उसको 9 lakhs। तो अब मुझे बताना कि मेरे करंट असेट में चेंजेस होने की वजह से नेट वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट हुआ, कम हो गए, मानते हो या फिर नहीं मानते हो, ठीक है। तो मेरा वर्किंग कैपिटल अब क्या बन जाएगा, 5 लाख बन जाएगा। मैं एक समरी लिख सकता हूं क्या कि करंट असेट में इंक्रीज हो गए तो आपके वर्किंग कैपिटल में क्या होता है,
इंक्रीज होता है। लिख सकते क्या? क्या आप भी मेरे साथ आपके नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चलेंगे? यस, जल्दी से जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो। मैं करता हूं ना, उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं। करंट एसेट इंक्रीज तो आपका वर्किंग कैपिटल का हो जाएगा इंक्रीज। करंट असेट्स डिक्रीज तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप मेरे साथ हो क्या? मुझे एक बार जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में बता देना। मैंने एक बोला था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपने लिख दिया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, सेम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। मेरा वर्किंग कैपिटल समझ लो 12 लाख है, which includes 16 lakhs of current assets and current liabilities of 4 lakhs। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मेरी करंट लायबिलिटीज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसका इंपैक्ट मेरे वर्किंग कैपिटल पे क्या आएगा? क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। करते बात 16 लैक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने इंक्रीज कर लिया 4 लाख टू 8 लाख, मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एंड अगर मैंने करंट लायबिलिटीज गिरा दिए तो फॉर एग्जांपल 2 लाख से कर दिए तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या फिर नहीं? यस, समझे? बातें क्लियर है? तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? करंट लायबिलिटी डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज। यस और नो? समझे? बातें क्लियर है? जल्दी से जल्दी लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलता हूं ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको लिख दिए क्या? ठीक है, तेरा नाम क्या था भाई? चलो आगे बढ़े, पक्का। अब एक स्टूडेंट का सवाल ऐसा है कि सर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में चला गया तो मुझे एक बात बताओ, आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने के लिए इनफ कैश है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा। यस और नो? मतलब आपका बिजनेस का कंडीशन अच्छा है। जिस दिन नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि आपके बिजनेस का कंडीशन बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है, फंटास्टिक है? नहीं बोल सकते ना यार, क्योंकि उनके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, कैश लगती है, तो उतना सफिशिएंट कैश उनके पास रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बातें क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सर्व्स टू प्राइमरी बट समटाइम्स conflicting objectives that financial managers must carefully balance to ensure both short-term operational success and long-term financial sustainability। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। यही एग्जाम्पल है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर आपका इन्वेंटरी लेवल क्या है? लो है। अगर आपका इन्वेंटरी लेवल लो है, इसका मतलब क्या? सबसे पहले अगर बिजनेस में इनफ इन्वेंटरी लेवल है क्या? नहीं। एंड इनफ इन्वेंटरी लेवल नहीं है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं, सेल्स ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्स के अगेंस्ट जो हम गुड्स उनको डिलीवर करने वाले थे, क्या वो गुड्स मेरे पास सफिशिएंट है क्या?
नहीं। मेरे पास क्या सफिशिएंट इन्वेंटरी है क्या? नहीं। मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट इन्वेंटरी ही नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं। तो अगर कम इन्वेंटरी लेवल्स की वजह से मेरे सेल्स का नुकसान हो रहा है, सेल्स ऑर्डर में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, मतलब सेल्स अफेक्ट हो गया, सेल्स लॉस हो जाएगा। एंड सेल्स अगर नहीं हो पाया तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गई, बिकॉज आपने आपके इन्वेंटरी लेवल्स क्या रखे थे? लो रखे थे। पर बिजनेस ने, कंपनी ने उनके इन्वेंटरी लेवल्स लो क्यों रखे? बिकॉज उनको कैश चाहिए थी। क्योंकि अगर आप देखते हो तो आपको, एक मिनट देना, चलो ठीक है, थोड़ा ग्लिच हो गया था, चालू करते हैं। हम कहां पे थे? लोअर इन्वेंटरी लेवल से। एंड लोअर इन्वेंटरी लेवल से मतलब मेरे पास क्या सेल्स ऑर्डर सेटिस्फाई करने के लिए इनफ फिनिश गुड्स है क्या? नहीं। सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन क्या मैं उनको सेटिस्फाई कर पा रहा हूं क्या? नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरा सेल्स का नुकसान होगा। एंड अगर सेल्स का नुकसान हो गया तो मुझे प्रॉफिट का भी नुकसान सहन करना पड़ेगा या फिर नहीं? यस। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो गई। लेकिन बिजनेस ने लोअर इन्वेंटरी लेवल्स क्यों रखे थे? ताकि उनके पास कैश हो ज्यादा। बिकॉज इन्वेंटरी में अगर मेरा कैश ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो मतलब कैश फॉर्म से वो इन्वेंटरी फॉर्म चला गया, तो मैं अदर पर्पस के लिए कैश यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। कैश तो लिमिटेड है, उसको भी मैंने इन्वेंटरी में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास लिमिटेड कैश और कम हो जाएगी। तो मैं क्या बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए वो कैश यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं। इसलिए बिजनेस चाहती है कि मेरे इन्वेंटरी लेवल्स लो हो, ताकि इन्वेंटरी में जो पैसा अटकता था वो पैसा अब नहीं अटकेगा, एंड मैं हर एक जगह दूसरी जगह कैश यूज कर सकता हूं। बिजनेस में अगर सफिशिएंट कैश है सारे एक्सपेंसेस को इंकर करने के लिए, मतलब हम मानेंगे कि बिजनेस में अच्छी खासी लिक्विडिटी है। क्या है? लिक्विडिटी। तो अच्छी खासी आपकी लिक्विडिटी हो, इसलिए आपने लोअर इन्वेंटरी रखा, ताकि इन्वेंटरी के फॉर्म में आपकी कैश फिक्स ना हो जाए, ना अटक जाए। इसलिए आपने लोअर इन्वेंटरी रख के आपका कैश बैलेंस ज्यादा रखा। लेकिन लोअर इन्वेंटरी रखने की वजह से क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी तो अफेक्ट हुआ था? यस और नो? यस और नो? मानते हो? तो इसको ही उन्होंने बोला है कि आपके लिक्विडिटी पर्पस में एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर्पस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। समझा? फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई। सीधा बैठ, सपोर्ट नहीं लेते भाई, ठीक है? तू वॉल का सपोर्ट ले रहा है, तेरे एज में तूने किसका सपोर्ट लेना चाहिए? ठीक है, चलो। क्या होता है? लोअर इन्वेंटरी लेवल्स है। अब लोअर इन्वेंटरी लेवल्स बिजनेस ने क्यों रखे थे? ताकि उसके पास सफिशिएंट कैश हो सके। अगर मैंने ज्यादा इन्वेंटरी लेवल्स रख दिए, मतलब मैंने कैश इन्वेंटरी में ट्रांसफॉर्म कर दी, तो मैंने क्या किया? इन्वेंटरी लेवल्स लो रखे, मेरे पास कैश ज्यादा रखी, ताकि मैं अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए वो कैश यूज कर सकूं। तो इसमें मेरी लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है लोअर इन्वेंटरी लेवल्स में। लेकिन लोअर इन्वेंटरी लेवल्स में क्या प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हुआ क्या? नहीं। बिकॉज अगर लोअर इन्वेंटरी लेवल्स रखे, मतलब जो परचेसर है जो मुझे सेल्स ऑर्डर दे रहा है, वो सेल्स ऑर्डर में क्या सेटिस्फाई कर पा रहा हूं क्या? नहीं। उतना इन्वेंटरी मेरे पास नहीं है। मतलब अगर मैं ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरे सेल्स का नुकसान, एंड अगर सेल्स का नुकसान तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान। समझे बात को? पक्का? पिंकी प्रॉमिस बाबा? समझ गए? चलो आगे क्या लिखा है? लो रिसीवेबल इश्यूज। लो रिसीवेबल इश्यूज
यहां पे हमने लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी देखा था, यस और नो। इन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा था। सेम कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पे भी आता है अगर आपने आपके रिसीवेबल्स की लेवल क्या रखी, कम रखी। ठीक है, कैसे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब मेरे सामने एक स्टूडेंट है जिसका नाम है तरल। ठीक है, अब तरल नाम के स्टूडेंट है, अब ये तरल नाम के स्टूडेंट है, इसका कोई क्या है, बिजनेस है, और अब बिजनेस के लिए चाहिए था रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल चाहिए था तो तरल किसी ना किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करेगी, यस और नो। ठीक है, अब यहां पे तरल होशियार बंदी भाई, ऐसे नहीं कि एक ही सप्लायर को ढूंढा और वहां से क्या ले लिए, रॉ मटेरियल्स ले लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं किया। सबसे पहले नेगोशिएशन स्किल्स अप्लाई किए। वेंडर नंबर 1, वेंडर नंबर 2, वेंडर नंबर 3, वेंडर नंबर 4, 4 सप्लायर के पास इंक्वायरी किया कि मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, इतने यूनिट्स चाहिए, बताओ कितने में देंगे। एक प्राइस निकाला होगा हर एक सप्लायर वाइज, एज वेल एज तरल ने क्या किया, एक कंडीशन डाल दिया कि अगर आप मुझे क्रेडिट पे सेल करते हो तभी मैं परचेस करूंगी, ताकि उतना पैसा तरल को अभी देना ना पड़े, जब क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होगा तब देंगे, यस और नो। इन शॉर्ट उधारी, क्रेडिट मतलब क्या, उधारी। रिसीवेबल्स पेबल्स सुना है ना, वही। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ए बोला चलो कोई बात नहीं, हम आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, हम आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं। मतलब तरल अभी इमीडिएटली पे करेगी या फिर आफ्टर 30 डेज, सबसे आंसर सही है प्रथमेश, आफ्टर 30 डेज, यस और नो। वेंडर नंबर 2 ये बोला आफ्टर 40 डेज, वेंडर नंबर 3 बोला आफ्टर 45 डेज, एंड यहां पे ये बोला 50 डेज। अज्यूमिंग सारे सप्लायर्स ने एक ही प्राइस बताई है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें चारों सप्लायर के केस में सेम है। मुझे एक बात बताओ, तरल ने किस नंबर के सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल परचेस करना चाहिए? सप्लायर नंबर 4, वाई? ज्यादा क्रेडिट मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं 1 लाख का बिल हो गया, ठीक है, अब तरल को कब देने पड़ेंगे, 50 दिन के बाद, एंड 50 दिन के बाद देना है तो अभी देना था क्या, नहीं। क्या 50 दिन के लिए तरल 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमा सकती है या फिर नहीं, यस और नो। अगर इमीडिएट पे करती तो उसको इंटरेस्ट इनकम कमाने मिलता क्या, नहीं। लेकिन अभी 50 डेज का क्रेडिट मिल गया है तो तरल क्या 50 डेज के लिए इंटरेस्ट इनकम रिसीव करेगी, तो यस। समझे, पक्का? यहां तक किसको कुछ डाउट है? तो मतलब ये जो क्रेडिट पीरियड था 50 डेज में, उस केस में तरल ने क्या कमाया, क्या कमाया, इंटरेस्ट इनकम कमाया, तरल के लिए इंटरेस्ट इनकम। लेकिन जो सप्लायर नंबर 4 है उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा क्या, यस और नो। सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। अब आप तरल के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। वो बोलेगा भाई मुझे अभी पैसा रिसीव होना चाहिए क्योंकि मैंने तो गुड्स दे दिए, लेकिन मुझे कितने दिन रुकना पड़ रहा है, 50 डेज। तो जो पैसा मुझे अब रिसीव होना चाहिए था वो मुझे 50 दिन के बाद रिसीव होगा, मतलब क्या मेरा 50 दिन का इंटरेस्ट इनकम लॉस्ट, यस और नो, यस और नो। एंड अगर इंटरेस्ट इनकम लॉस्ट तो क्या वो मेरा फाइनेंस कॉस्ट है क्या? सप्लायर रोएगा या फिर नहीं रोएगा? एंड तरल डांस करेगी या फिर नहीं करेगी? ठुमक 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 ठुमक, होगा या फिर नहीं होगा? सिंपल सी बात है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेता है, कोई सप्लायर नंबर 4 जैसा नहीं है, एक सप्लायर है
जिसने 30 डेज का ही क्रेडिट लिया, क्या इसका सेल लॉस्ट हो गया क्या सप्लायर नंबर 1 का? क्योंकि तरल ने तो सप्लायर नंबर 4 को चुना, अच्छा दिखता था इसलिए नहीं, उसने ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया इसलिए, ठीक है। तो लेकिन सप्लायर नंबर 1 क्या उससे कोई परचेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? सबसे कम क्रेडिट पीरियड दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है? यस और नो? एंड सबसे कम क्रेडिट पीरियड क्यों देता होगा वो? ताकि उसको पैसे जल्दी चाहिए होंगे। जल्दी क्यों चाहिए होंगे पैसे? ताकि वो पैसे रिसीव करके अपने बिजनेस ऑपरेशन में डाल सके। यस और नो? मतलब अगर मैं सप्लायर 1 का माइंडसेट देखूं, अगर मैं सप्लायर नंबर 1 का माइंडसेट देखूं, तो उसने सबसे क्या कम रखा था? सबसे कम क्रेडिट पीरियड रखा। कितने का? सिर्फ 30 डेज का क्रेडिट पीरियड रखा। एंड वो 30 डेज का क्रेडिट पीरियड क्यों रखा था? ताकि उसके अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो? कम या फिर ज्यादा? कम हो, क्योंकि जल्दी पैसे आ जाएंगे। एंड जैसे जैसे जल्दी पैसे आएंगे वैसे वो पैसे हम अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पैसे अभी तो अटक चुके अकाउंट रिसीवेबल में, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं? नहीं। तो ये क्यों करता है? ताकि मुझे जल्दी से जल्दी कैश मिल सके। एंड अगर मेरे पास कैश आ गई तो मेरा क्या लिक्विडिटी एकदम जबरदस्त हो जाएगा। यस और नो? अगर लिक्विडिटी जबरदस्त है तो ये सप्लायर नंबर 1 भी धुरंधर ऐसे 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 करेगा या फिर नहीं करेगा? यस, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी जबरदस्त हो गई। यस, लेकिन लिक्विडिटी जबरदस्त करने के चक्कर में उसने क्या प्रॉफिटेबिलिटी लॉस्ट कर दी क्या? क्या सप्लायर 1 से किसी ने परचेस किया? नहीं किया ना। तो मतलब लिक्विडिटी के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी का लॉस हो सकता है। बातें क्लियर है? तो इसलिए अगर आपका लोअर रिसीवेबल होता है तो आपका लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो सकता है। बातें क्लियर है? पक्का? एंड अगर आपको लिक्विडिटी भी हैम्पर नहीं करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हैम्पर नहीं करनी है, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आपके जो भी करंट असेट्स है, जैसे कि इन्वेंटरी हो गया, रिसीवेबल हो गया, आप ऐसे एप्रोप्रिएट बैलेंसेस पे मेंटेन करो ताकि आपका लिक्विडिटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी एक सेम टोन में चलेंगे। ना कि सिर्फ लिक्विडिटी हैम्पर हो रही है या फिर ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो रही है। उसमें हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। मतलब ही हम हमारे इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल एंड अदर करंट असेट्स का, करंट लायबिलिटीज का बैलेंसिंग करेंगे ताकि हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन हो एज वेल एज हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो। एंड ये बैलेंसिंग करना, इसका ही नाम है नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। समझे बातों को? क्लियर है? पक्का? यहां तक किसको कुछ डाउट? अच्छा, एक और चीज जो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जनरली अगर ये जो भी रॉ मटेरियल्स की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में मुझे कंपटीशन में रहना है। मैं कौन हूं? सप्लायर हूं। एंड मुझे सप्लायर्स के कंपटीशन में रहना है, तो मैंने क्या जनरली 40 से लेके 50 डेज का क्रेडिट देना होगा। यस और नो? अब ऐसे सप्लायर है जिनका पीरियड है 46, 47, 48, 42, 43, मतलब तरल एज अ परचेसर क्या अज्यूम करेगी? चलो ये इंडस्ट्री है ना, इसमें लगभग सारे सप्लायर्स कैसा क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते हैं? बिटवीन 40 टू 50 डेज। समझे या फिर नहीं? लेकिन ये सप्लायर क्या और मेहनत हो गया क्या? तो इसको कोई भाव देगा क्या? नहीं। बातें क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मुझे एक बार जल्दी से जल्दी बता दो, ठीक है। एंड जो भी हमने डिस्कशंस किए ना, वो आपका पेज नंबर 44 पे वही सारी चीजें लिखी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो।
सारा चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो वगैरह ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है। इतना बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Working capital management occupies a central position in financial management because it encompasses both fundamental financial decisions that every business must take, investment decision and financing decision. जैसे मैंने आपको बोला था वर्किंग असेट का फॉर्मूला क्या था, वर्किंग असेट का फॉर्मूला क्या था? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट का भगवान मुझे देता है या फिर मुझे परचेस करने पड़ते हैं? ऑब्वियसली परचेस करने पड़ते हैं भाई। इन्वेंटरी ऐसे है क्या कि शकल का बुम बुम भाई इन्वेंटरी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे क्या वो परचेस करना पड़ेगा। परचेस कहां से करूंगा? जो मैंने कैपिटल रेज किया था ना वही फंड यूज करके मैं करंट असेट्स लूंगा या फिर नहीं? यस। तो मुझे कहां मेरे जो भी फंड रेज है वो डिप्लॉय करना है, ये भी क्या मेरा एक इन्वेस्टिंग डिसीजन है? यस और नो? यस और नो? तो वही आपको वर्किंग कैपिटल में बोला है, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन करंट असेट्स। इन्वेंटरी हो गया, रिसीवेबल्स हो गया टू सपोर्ट ऑपरेशंस एंड सेल्स ग्रोथ। ठीक है, जैसे मैंने करंट असेट के रिलेटेड इन्वेस्टिंग डिसीजन बताया, क्या वैसे ही करंट लायबिलिटीज के रिलेटेड फाइनेंसिंग डिसीजन होगा? यस और नो? सेम चीज लिखी है, हाउ टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। जैसे कि ट्रेड क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गए। बातें क्लियर है? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन क्लियर है? आगे आता है ongoing management, continuous monitoring and adjustment of net working capital in response to changing business conditions। बात क्या होती है? मुझे एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स भी आते हैं एज वेल एज करंट लायबिलिटीज भी आती है। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरे बिजनेस में करंट असेट्स भी है एंड करंट लायबिलिटीज भी है और मैंने उसका मॉनिटरिंग किया ही नहीं, चलेगा या फिर नहीं चलेगा? चलेगा या फिर नहीं चलेगा? अच्छा, करंट असेट में अकाउंट रिसीवेबल है, चलो रहने दो ना, क्या दिक्कत है? चलेगा? वो रिसीव होने वाले थे 10th जनवरी को, आज 10th फेब है, चलेगा यार? रहने दो, अपना ही भाई है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करना जरूरी है या फिर नहीं? यस। आपके पास कैश बैलेंस है, क्या वो भी नेट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है? यस। तो आप कैश बैलेंस भी आपकी कंपनी में ज्यादा रख सकते क्या? किसी कंपनी में 50 लाख का कैश है, कितना कैश है? 50 लाख का कैश है, लेकिन डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ 15 to 20 लाख ही लगती है कैश। तो उनके इतना कैश क्या कर रहा है फिर कैश बैलेंस में? क्या उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इंटरेस्ट इनकम कमाए? तो इसलिए क्या वर्किंग कैपिटल का मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा? लगेगा, नहीं तो बिजनेस का लॉस हो सकता है। समझे या फिर नहीं समझे? वही चीज आपको ऑनगोइंग मैनेजमेंट में लिखी है। आगे क्या बोला है? स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, नेट वर्किंग कैपिटल डिसीजन मस्ट अलाइन विथ ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अलाइन करना है। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अरे लेकिन वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट क्यों करेंगे? ताकि आप अल्टीमेट जो आपका बेसिक एम है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स वो सेटिस्फाई कर सके। वही है ना प्रॉफिट, बाकी कोई है क्या? नहीं। तो वो आपको अल्टीमेटली क्या करना है? आपका स्ट्रेटेजी फुलफिल करने की कोशिश करनी। इतना बात क्लियर है? यहां तक
किसी को कुछ डाउट है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जल्दी, यहां तक किसको कुछ डाउट है मुझे एक बार जल्दी से जल्दी बता दो, ठीक है? आगे क्या लिखा है? जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ इंडस्ट्री लिखा है। आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो वो भी तो मैटर करता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले बोला है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। आप कभी डीमार्ट में जाते हो? जाते हो ना यार? फ्री के चॉकलेट्स खाए क्या वहां पे कभी? मत खाना रे, कैमरा में नहीं दिख रहा लेकिन भगवान तुझे देखेगा बाबा, ठीक है? मैनेज कर लेगा भगवान से, ऐसे मत करवाओ, ठीक है? तो बढ़िया से सीखते हैं। आप डीमार्ट में जाते हो, कोई भी चीज परचेस करते हो, क्या आपको इमीडिएट कैश पे करना होता है? यस और नो? मानते हो या फिर नहीं मानते हो? जैसे ही डीमार्ट कैश रिसीव करता है, ध्यान से सुनना, आप डीमार्ट में गए, अच्छे एकदम बढ़िया से गए भाई, ठीक है? पहुंचे डीमार्ट में, इधर उधर देखा, हाँ अच्छा दिख रहा है वगैरह वगैरह सब किया। फिर आपने क्या किया? जो चीज चाहिए थी वो परचेस कर ली, जो 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए 50 मिनट दे दिए, जो चीजें नहीं लानी थी वो भी लेके बाहर निकल गए। बाहर निकलते वक्त सॉफ्ट भी पी ली भाई, नहीं खाली खाते या फिर पीते पता ही नहीं चलता है, ठीक है? तो जब आप डीमार्ट में फाइनल बिल पे करते हो, क्या डीमार्ट की इन्वेंटरी कैश में कन्वर्ट हो गई या फिर नहीं? यस और नो? अगर आप परचेस नहीं करते तो वो डीमार्ट में ही रहती, लेकिन आपने परचेस किया तो वो इन्वेंटरी आपके पास आ गई। पहले डीमार्ट की ओनरशिप थी, अब किसकी ओनरशिप है? आपकी। एंड मुझे क्या मिल गया? डीमार्ट को कैश, मतलब मेरी इन्वेंटरी क्या कैश में कन्वर्ट हो गई? अगर मेरी इन्वेंटरी कैश में कन्वर्ट हो रही है, क्या मेरी लिक्विडिटी बढ़ रही है क्या? यस और नो? यस और नो? तो यहां पे एक कंडीशन है, ठीक है? मैंने पहला एग्जांपल दिया, वो पहला एग्जांपल याद रखना। सेकंड कंडीशन, डिमांड भी तो किसी ना किसी से लेता होगा, डिमांड भी तो किसी ना किसी से तो लेता होगा। कोई होलसेलर रहेगा, कोई मैन्युफैक्चरर रहेगा, यस और नो? ठीक है? अब वो होलसेलर को डिमांड डिमांड जो है वो क्या इमीडिएटली पेमेंट करता है क्या? नहीं। वहां पे क्या क्रेडिट पीरियड सिस्टम होगा या फिर नहीं होगा? यस। मतलब यहां पे इंडस्ट्री वाइज वर्किंग कैपिटल इफेक्ट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं? यस और नो? समझे? हर एक का इंडस्ट्री का क्रेडिट पीरियड अलग है, नेचर अलग है, और उसके वजह से इंपैक्ट किस पे आता है? वर्किंग कैपिटल पे। अब डिमांड ने जो भी सप्लायर से उनसे इन्वेंटरी लिया होगा, क्या इमीडिएट पेमेंट किया होगा क्या? नहीं। डिमांड भी तो तरल जैसा सोचेंगे कि कौन सा क्रेडिट पीरियड दे रहा है, यस और नो? तभी उसी सप्लायर से लेंगे। बातें क्लियर है क्या? लेकिन जब डिमांड सेल करता है तो भाई इमीडिएट कैश। समझे? तो ये डिफरेंस है, और उसको हम क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ इंडस्ट्री। बातें क्लियर क्या? पक्का सबको समझा? किसी के मन में किंतु परंतु? चलो सेकेंड क्या है? पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इसका एग्जांपल कंटिन्यू करें क्या तरल का? यहां पे बताओ, जो हमने अभी लिया था, क्या ये सप्लायर 1 2 3 4 ये सारे कॉम्पिटिटर्स ही थे? हर एक की पॉलिसी अलग है, उसके हिसाब से उनका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा? यस और नो? क्रेडिट पीरियड का ही देख लो, जिसकी 50 दिन क्रेडिट पॉलिसी थी, उनका सेल हो गया, उनके पास कैश आ गई, इन्वेंटरी चली गई, यस और नो? मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स की जो जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से आपका क्या होता है? वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होता है। बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीजनल फैक्टर्स, एग्जांपल दो क्या? आपको पसंद होगा,
नेचुरल आइसक्रीम, ठीक है, इग्नोर माय हैंड राइटिंग, ठीक है। नेचुरल आइसक्रीम में क्या सीजनल फ्लेवर्स आते हैं? यस और नो? ब्लू बेरी हो गया, एन नंबर ऑफ आते हैं। तो जब वो सीजन चलता है पर्टिकुलर फ्रूट्स का, वो सीजन में नेचुरल आइसक्रीम क्या वो पर्टिकुलर फ्लेवर का इन्वेंटरी बढ़ा देता है? यस और नो? क्योंकि उनको पता है कि अब ये इसका सीजन चालू हो गया, इसकी डिमांड ज्यादा है कि तो इनको हमको ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, एंड अगर ज्यादा सप्लाई करना है तो उसकी इन्वेंटरी मेरे पास ज्यादा चाहिए। यस और नो? मतलब वो पर्टिकुलर सीजन के लिए नेचुरल आइसक्रीम की इन्वेंटरी बढ़ गई क्या? और इन्वेंटरी बढ़ गई मतलब क्या वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हुआ? यस और नो? सीजन वाइज। और एक चीज बताता हूं, कोविड, कोविड-19 गरीब से लेके अमीर तक सारे क्या वो कर रहे थे, क्या उसका नाम, फेस वॉश नहीं, हैंड वॉश नहीं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर सारे यूज कर रहे थे भाई। मेरे को अभी एक किस्सा याद आया भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना जो पुणे है वहां पे गरवारे कॉलेज है, शायद मैंने आपको बताया होगा, पता नहीं भाई। अब क्या था, रिसेंटली कोविड खत्म हो रहा था, ठीक है, तो धीरे धीरे भीड़ भर रही थी पुणे में, एंड मैं तो मतलब ऐसा था कि जल्दी आ गया था पुणे में, भाई गांव में कौन रहेगा, चलो यार देखते पुणे में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि एकदम ऐसा थोड़ा चलो आज कुछ तूफानी करता है। जहां पे मैं रह रहा था ना रेंट से, उसके ऊपर की जो दादी थी, भगवान को पैरे हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड। मैंने बोला कोई नहीं, हौसला रखो, अपन जिंदा बचेंगे, ठीक है। बात ये हुई कि मैं यहाँ पे एक एप्पल जूस बढ़िया मिलता है गरवारे कॉलेज के सामने अंदर के पुणे सेंटर के लेन में, एंड मैं एप्पल जूस पी रहा था, एंड वहां पे सारे कैसे मास्क लगा के हुए थे, निकाल रहे थे, एक गुट पी रहे थे, फिर से मास्क लगा रहे थे भाई, ठीक है। वो माहौल एकदम बढ़िया था, मैंने बोला छोड़ो भाई पीते बढ़िया से, एंड एक आदमी आया, उसका इतना बड़ा कांड हो गया था, वो बढ़िया मतलब ऐसे बहुत काम करके आया था, उसको लगा कि चलो जूस वगैरह पियेंगे, लेकिन उसके पहले उसने जूस के पहले एक पानी की बोतल मांगी, चलो पानी दे दो भाई। तो उसने नॉर्मल ठेला वाला था वो, ऐसे ही पानी की बोतल दे दी, एंड अब ठेले वाले मतलब सैनिटाइजर के बोतल तो बहुत कम, लेकिन अदर बॉटल्स में सैनिटाइजर भरा हुआ रहता था कोविड में, तो वहां पे बॉटल पड़ी थी, जो कस्टमर है उसने पूछा भी नहीं, वो बॉटल ओपन की और डाल दी भाई अंदर, और जैसे इमीडिएट डाला दूसरे सेकंड में बाहर, बोले ये क्या है तो वो जो ठेला वाला था बोला अरे ये वो सैनिटाइजर है, बोले वो पानी नहीं है। माँ कसम उसका चेहरा जो मैंने देखा ना भाई, क्या बताऊँ आपको, जबरदस्त। मैंने बोला भाई ये कोविड में तो क्या क्या नहीं हो रहा है जिंदगी में। बात करते हैं सैनिटाइजर की, जो भी सैनिटाइजर कंपनी है क्या उनकी इन्वेंटरी कोविड में बढ़ गई थी? बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। जो 100 रुपए का इन्वेंट मतलब 100 रुपए का जो सैनिटाइजर है वो 500 रुपए में सेल हो रहा था, यस और नो? तो वो भी क्या एक सीजन था, मानते हो या फिर नहीं मानते हो? तो ये सीजनल चेंजेस के भी वजह से आपकी इन्वेंटरी अफेक्ट होती है, या फिर कोई करंट असेट करंट लायबिलिटी अफेक्ट होती है, और उसके वजह से आपका इंपैक्ट किस पे आता है? नेट वर्किंग कैपिटल पे आता है। बातें क्लियर है? समझ गए? पक्का? चलो आगे क्या लिखा है, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। आगे क्या लिखा है, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। सबसे पहले कंपनी को वो स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है कि मेरे वर्किंग कैपिटल का लेवल क्या होना चाहिए। पहले पढ़ते हैं एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। नाम से ही लग रहा है भाई कुछ ना कुछ गलत होने वाला है इसमें, ठीक है, नाम ही ऐसा है एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। देखते हैं क्या लिखा है। कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है? एक तो एग्रेसिव, नाम से ऐसा टॉक्सिक लग रहा है बाबा, ठीक है। मिनिमाइजेस नेट वर्किंग कैपिटल, उन्होंने उनका वर्किंग कैपिटल लेवल कैसे रखा है? कम रखा है, और उससे क्या हो जाएगा? एम्स टू कीप इन्वेंटरीज एंड रिसीवेबल्स एज लो एज पॉसिबल while maximizing payables by paying suppliers as late as contractually
परमिटेड। इनका मतलब क्या हुआ, एक तो वो करंट असेट्स जो है ना उनकी लेवल कम रखेंगे एंड करंट लायबिलिटीज का पीरियड ज्यादा रखेंगे, करंट लायबिलिटीज ज्यादा रखेंगे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी एंड इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन रिस्क कहां पे आएगा, डैमेज्ड सप्लाई रिलेशनशिप, स्टॉक आउट एंड लॉस्ट सेल। एंड इन्होंने एक चीज नहीं लिखी है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप ऐड कर देना प्रॉफिटेबिलिटी। पहले समझते हैं, हमने सिर्फ रीड किया है, समझना बाकी है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अगर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ना तो कंपनी उनके नेट वर्किंग कैपिटल एज लोवेस्ट एज पॉसिबल रखेगी। एंड अगर उनको वर्किंग कैपिटल लोवेस्ट रखना है तो उनको हाई इन्वेंटरी मेंटेन करते आएगी क्या, नहीं, क्योंकि इन्वेंटरी बढ़ा मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ा। अभी तो हमने लिखा था ना कि करंट एसेट में इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। तो अगर आपने इन्वेंटरी के लेवल्स लो रखे, रिसीवेबल्स का भी लो रखा, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड करंट लायबिलिटीज ज्यादा रखी मतलब और वर्किंग कैपिटल लो हो जाएगा। मानते हो या फिर नहीं मानते हो, करंट असेट डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वर्किंग कैपिटल। तो करंट असेट लो रखे ताकि वर्किंग कैपिटल लो आ सके, करंट लायबिलिटीज ज्यादा रखे ताकि वर्किंग कैपिटल और लो आ सके। इसके वजह से क्या हुआ, करंट असेट्स अपने कम में रखे थे, सफिशिएंट इन्वेंटरी रहेगी क्या, नहीं, रिसीवेबल्स रहेंगे क्या, नहीं, सफिशिएंट इन्वेंटरी नहीं है, क्या सेल्स ऑर्डर सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं। आ गया इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे। रिसीवेबल्स कम है, अरे रिसीवेबल्स कम है क्यों है, क्योंकि आपने क्रेडिट पीरियड कम दिया था ना, आपके रिसीवेबल्स कम क्यों हुए, ज्यादा सेल्स होता, ज्यादा रिसीवेबल्स होते, ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा तो रिसीवेबल्स भी ज्यादा, ज्यादा सेल्स ज्यादा डेटर्स, क्रेडिट सेल्स ज्यादा बढ़ गया तो आपके रिसीवेबल्स अभी कम है, मतलब आपका सेल्स बढ़ा था क्या, नहीं। और आपका सेल्स क्यों नहीं बढ़ा, बिकॉज ऑफ यूर क्रेडिट पीरियड पॉलिसीज। कम क्रेडिट पीरियड दिया होगा सामने वाले को तो कोई आपसे क्यों परचेस करेगा, तो इन्वेंटरी लेवल्स कम, रिसीवेबल्स लेवल कम। इसका अच्छा बात यह है कि इनके लेवल कम रखे, मतलब ऑलरेडी आपका करंट असेट मैक्सिमम पार्ट क्या है, कैश। एंड कैश अगर आपके पास ज्यादा है तो आप लिक्विडिटी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मानते हो या फिर नहीं मानते हो, तो लिक्विडिटी आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन आपके लोअर इन्वेंटरी के कारण स्टॉक आउट हो सकता है, ऑर्डर आ गई लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सेल्स ऑर्डर जा सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं कि चलो यार अब तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑर्डर कैंसिल, या फिर इतना कम पीरियड है नहीं लेना आपसे, हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। उसके बाद डैमेज्ड सप्लायर रिलेशनशिप, मतलब अगर पे करने की बारी आई तो बोलते हो कि हाँ बहुत देर के बाद पे करेंगे, लेकिन रिसीव करने की बारी आई चल ला पैसे। ये तो तुम्हारे दोस्तों की कहानी हो गई, उसके पैसों से कोल्ड कॉफी लिया तो 2 दिन में 4 बार बोलता है भाई कोल्ड कॉफी के पैसे दे दे जल्दी, क्योंकि उसको रिसीवेबल है ना। लेकिन अगर आपके दोस्त से अगर आपको पैसे लेने हैं तो वो चुप बैठेगा, बोलेगा अरविंद कि यार तेरे कितने पैसे देने हैं, होता है या होता है, वो क्या हो गया आपका एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। बातें क्लियर है, पक्का, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, बढ़िया से अपने नोट्स में नोट्स बनाएंगे, मैं लिख के देता हूं, लिखो जल्दी। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आपको बातें क्लियर है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आपको बातें क्लियर है क्या, मुझे एक बार जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में बता दो। ईशा, दीक्षा, प्रथा, जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है जल्दी से जल्दी मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, ठीक है। पार्श, आप ऑफलाइन क्यों नहीं आते, आई रियली मिस यू गाइज, इनको पूछो क्लासरूम के बाद में कितना रोता हूं, कितना रोता हूं मैं,
एक बार प्लीज ऑफलाइन आइए आप, ठीक है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेंगे। इसका मतलब क्या है, करंट असेट्स आप लोअर पे रखोगे, लोअर क्रेडिट पीरियड ब्रैकेट में डाल देना है इसको। नीचे लिखेंगे इन्वेंटरी कम पे रखेंगे, रिसीवेबल्स भी क्या करेंगे, कम पे रखेंगे, एंड करंट लायबिलिटीज जो है वो कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। पेएबल्स आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत टाइम के बाद पे करना है, ठीक है। एंड इसका ही कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपकी लिक्विडिटी एंड इफिशियंसी मेंटेन होगी, बट आपका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लिखो जल्दी, अनन्या ऑफलाइन आने की कोशिश करो, अनन्या, दीक्षा, प्रथा, ईशा, दिया, तूने ऐसे क्यों किया, तो क्यों नहीं आती ऑफलाइन। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, लिखो जल्दी। ऐसे कछुए के स्पीड के साथ मत लिखो बे, जल्दी लिखो फटाफट। चलो बढ़े क्या आगे, बढ़े, लिख लिया सबने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सबने लिख लिया, चलो चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या। ये हमने कौन सी स्ट्रेटेजी देखी, एग्रेसिव, कंपनी ने ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या फिर नहीं, क्यों, नाम से ही बुरा लग रहा है सर, फिर क्यों, सेल्स कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा, अरे लेकिन लिक्विडिटी तो अच्छे से हो रही है ना यार, तो सेल्स कम है प्रॉफिट कम है तो क्या ही मतलब। पहले एक स्ट्रेटेजी और सीख लेते हैं, फिर हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कंपनी को कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सेकेंड स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी। पहले स्ट्रेटेजी के नाम से लग रहा था कोई तो भी टैक्स टॉक्सिक वाला बात है, और इधर से ऐसे लग रहा है कोई तो भी डर डर के जी रहा है भाई, कंजर्वेटिव है भाई। कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी सिंपल बता दो क्या, कंपनी ये चाहती है कि आपके वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के वजह से कोई नुकसान ना हो, इसलिए जितना सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है ना उतना रखेंगे भाई, ताकि कंपनी को कुछ नुकसान ना हो। इन्वेंटरी लेवल ज्यादा चाहिए क्या, रखो भाई ज्यादा। रिसीवेबल क्रेडिट पीरियड ज्यादा चाहिए क्या, रखो क्रेडिट पीरियड ज्यादा।
और पेबल की बात आई, अभी पेमेंट चाहिए क्या, चलो ले जाओ। मतलब क्या, कंपनी क्या डर डर से जी रही है? सेल्स ऑर्डर आए तो सेल्स का नुकसान हो, इसलिए इन्वेंट्री लेवल कम नहीं रखेंगे। एक भी सेल्स ऑर्डर रिटर्न नहीं जाने चाहिए, इसलिए इन्वेंट्री बढ़िया रखेंगे, इन्वेंट्री लेवल बढ़िया रखेंगे। अपना क्रेडिट पीरियड ज्यादा रखेंगे बाकी लोगों से, ताकि मेरा सेल्स बढ़े। एंड अगर सेल्स बढ़ गया तो मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स क्या बढ़ जाएंगे? यस। कौन से केस में? कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी के केस में। तो इन्वेंट्री लेवल ज्यादा रखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा रखेंगे, ताकि मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाए। लेकिन करंट लायबिलिटीज क्या रखेंगे? कम। 10 दिन के बाद चाहिए, चल तू अभी ले ले भाई, करंट लायबिलिटीज कम। उससे क्या हो जाएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड अगर वर्किंग कैपिटल लेवल बढ़ गया, कॉन्सिक्वेंसेस देखो, आपने इन्वेंट्री लेवल ज्यादा रखे, अकाउंट रिसीवेबल लेवल ज्यादा रखे, तो यही ज्यादा है तो आपका कैश बैलेंस ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि आपकी कैश किस फॉर्म में ट्रांसफर हो चुकी है? इन्वेंटरी में एंड अकाउंट रिसीवेबल में। तो वही ज्यादा है, तो आपके पास अभी करंट कैश क्या है? कम है। एंड अगर आपके पास कैश कम है तो इसका मतलब आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा है या फिर कम? कम है। तो इस केस में लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपके पास इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है तो एक भी सेल्स ऑर्डर रिटर्न जाएगा क्या? नहीं। तो आपका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। ये होता है कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी। बात समझ में आ गई? लिखेंगे बढ़िया से, लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है। कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी क्या करेंगे? हायर लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। और इसका ही मतलब क्या है? ऐसे त्रिशूल निकालो बाहर, एक करंट असेट, दूसरी जगह लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट असेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसका ही मतलब आप क्या हायर क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो? हायर क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो, मतलब इन्वेंटरीज हायर रहेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल हायर रहेंगे, एंड आपके करंट लायबिलिटी क्या रहेंगे? कम। पेइंग इन लोअर पीरियड्स, या फिर आप बोल सकते हो एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? आपका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, आपका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओए बल्ले बल्ले करेगा, एंड लिक्विडिटी रोएगा। ठीक है, लिखो जल्दी। डेफिनेशन से ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो इतना कहती है कि भाई लिखो, अपने सुंदर हस्ताक्षर में लिखना, ऐसे मत लिखना कि बाद में पढ़े तो पता ही ना चले कि क्या लिखा है। ऐसा मुझे तो होता है भाई, मुझे नहीं पता चलता कभी कभी कि मैंने क्या लिखा था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपने लिख दिया? क्या आपने लिख दिया?
चलो ये लो दी, आगे बढ़े। ओए राजा, इतना अच्छा दिखता है क्या वो? पक्का? कुछ फीलिंग नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे ही मस्ती मजाक करता हूँ, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर तेरा सीरियस है तो बता दे, ठीक है। चलो अब एक सवाल आता है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, अग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव? खुल के जिए, डर के आगे जीते देख लेंगे भाई, 5 बॉटल माउंटेन ड्यू के पी ले, या फिर कंजर्वेटिव, एकदम डर डर के जिए भाई, निगेटिव माउंटेन ड्यू। क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए आप बताओ, क्या करे बाबा? सिंपल है, बढ़िया। क्या करे भाई? ट्रैजक है क्या भाई? 50-50। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये तो अब तक हमने क्या किया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया सारी चीजें, कि वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें। अब थोड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देख ले क्या? ओए सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा। हाँ, अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देख ले क्या? ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। मुझे एक सवाल आपको पूछना है, इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा क्या कि जिसका नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वीक है? नहीं करेगा। लेकिन जिस कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल इफिशिएंट है, स्ट्रांग है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यस और नो? पक्का? तो इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा ना कि ये कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल इफिशिएंट है, स्ट्रांग है या फिर वीक है? इसलिए आपको कुछ रेशियोज का एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आ कि वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग है, वीक है या फिर कैसे है। तो हम उसी रेशियोज का डिस्कशन अब करने वाले हैं, ठीक है। पहला वर्किंग कैपिटल रेशो लिखना साथ में, क्या है? इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ठीक है। यहां पे अपने नोट्स में भी रहेगा, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ठीक है। प्रेजेंटेशन सही लग रहा है क्या? थैंक्स टू नहीं, रात रात के जग के मैंने बनाया, रात को 4:30 बजे तक बनाया, सच में। चलो ठीक है, चलो फोकस करते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी नहीं बोल सकता क्लास के बाद, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है? इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। वो क्या मेजर करता है? डेज ऑफ इन्वेंटरी ऑन हैंड, मतलब पर्टिकुलर इन्वेंटरी कंपनी के प्रीमाइसेस में कितने ड्यूरेशन तक रहती है, उसका ही फॉर्मूला है इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। उसका नाम क्या है? इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। कंपनी कितने दिन तक इन्वेंटरी होल्ड करके रखती है, ज्यादा दिन के लिए कंपनी होल्ड करके रख रही है, इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर कंपनी ज्यादा दिन के लिए इन्वेंटरी होल्ड कर रही है, इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? सेल्स वीक है, सेल्स वीक है। भाई कंपनी का ऐसा कंडीशन है कि ऑर्डर ही नहीं आ रहा है,
अगर ऑर्डर नहीं आया तो इन्वेंटरी क्या सेल आउट होगी? नहीं होगी। मतलब इन्वेंटरी क्या अभी भी प्रीमाइसेस में ही है? यस। एंड अगर ज्यादा टाइम के लिए इन्वेंटरी आपके वेयर हाउस में है, मतलब कंपनी के सेल्स में कुछ तो कुछ इश्यू है। या फिर कंपनी बाकी इन्वेंटरी सेल कर रही है लेकिन वो इन्वेंटरी को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, मतलब ऑलरेडी उसमें डैमेज हो चुका है या फिर नहीं। समझे? पक्का? यहां तक बातें क्लियर है क्या? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? पहला, फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। क्लियर है बात? ये किसके लिए है? फिनिश्ड गुड्स के लिए। किसके लिए है? फिनिश्ड गुड्स। अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रीमाइसेस में फिनिश्ड गुड्स कितने दिन तक के लिए ऐसे ही पड़े हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड का क्या है? फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। कौन सी इन्वेंटरी चेक करने के लिए? फिनिश्ड गुड्स। अगर मुझे WIP की इन्वेंटरी चेक करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जल्दी बताओ। WIP के जितने भी गुड्स है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लूंगा। क्या लूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365 करूंगा। ये फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया कि कितने दिन के लिए इन्वेंटरी मेरे प्रीमाइसेस में पड़ी है। ज्यादा दिन हो गए मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। समझ गए क्या? तो फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला, फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद WIP का चेक करना है तो WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। एंड अगर आपको रॉ मटेरियल्स का चेक करना है तो रॉ मटेरियल्स का फॉर्मूला, रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेस लेंगे। अब क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेस इनटू 365 करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, जल्दी से जल्दी लिख दो, जल्दी से जल्दी लिख दो। फिनिश गुड्स के केस में क्या फॉर्मूला यूज किया? फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। WIP के केस में क्या फॉर्मूला यूज किया? WIP यूनिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। एंड अगर रॉ मटेरियल के केस में लिखना है तो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल यूनिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेस इनटू 365। जल्दबाजी में इनटू 100 मत करना, क्योंकि आदत हमको वही होती है, डिवाइड कर लिया, रेशन निकल लिया, इनटू 100। याद रखना क्या है? 365। पक्का समझ में आ गया? पहला फॉर्मूला डन है क्या? सेकेंड फॉर्मूला क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर। पहले इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। होल्डिंग पीरियड हो गया, अब किसकी बातें करेंगे? इन्वेंटरी टर्नओवर की बातें करेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर क्या मेजर करके देता है? हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंटरी इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंटरी इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। मैंने प्रीमाइसेस में 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंटरी है, सेल्स ऑर्डर आई, वो मैंने सेल कर दी है, इन्वेंटरी कम हो गई। दूसरी सेल्स ऑर्डर आई, इन्वेंटरी सेल आउट हो गई। ऐसे कितनी बार मेरी इन्वेंटरी सोल्ड आउट हो जाती है और जो प्रोड्यूस हुआ उससे रिप्लेस हो जाती है। उसका ही मतलब क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर।
कितनी बार आपकी इन्वेंटरी सोल्ड आउट होती है एंड रिप्लेस होती है। फॉर्मूला क्या है एक बार पढ़ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। अच्छा तो एवरेज इन्वेंटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आपको पता है एवरेज इन्वेंटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे करते हैं? ओपनिंग के कितनी इन्वेंटरी थी, क्लोजिंग में कितना इन्वेंटरी है, साल के स्टार्टिंग में कितना इन्वेंटरी था, साल के एंडिंग में कितना इन्वेंटरी है, दोनों को टोटल करो एंड डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको क्या एवरेज इन्वेंटरी मिल जाएगी। यस मैं यहां पे लिखवा के देता हूं, लिख लेना। एवरेज इन्वेंटरी का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लिख लिए क्या, यस और नो? कितने फॉर्मूलास हो गए, 2। पहले फॉर्मूला का नाम क्या था, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। अभी रिवाइज कर लो, घर पे रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पहला फॉर्मूला का नाम क्या है, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। फॉर्मूला इन केस ऑफ फिनिश गुड्स क्या करेंगे, फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100, 365। वेरी गुड। डब्ल्यूआईपी के केस में क्या करेंगे, डब्ल्यूआईपी यूनिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। रॉ मटेरियल के केस में रॉ मटेरियल यूनिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू 365। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड डन है। सेकंड क्या था, इन्वेंटरी टर्नओवर। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। किसका फॉर्मूला होगा ये, इन्वेंटरी टर्नओवर का। अच्छा तो एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला एक बार साथ में कर ले क्या, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्वेंटरी रिलेटेड फॉर्मूलेस डन। अब आगे क्या है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। आगे क्या है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। पहले इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। मेजर्स एवरेज डेज टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। मेजर एवरेज डेज टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि अगर जनरल बेसिस पे मैं किसी कस्टमर को क्रेडिट पे कोई गुड्स सेल करता हूं तो ऑन एन एवरेज मुझे कितने दिन में पैसा रिटर्न आ जाता है, या फिर कितने दिन में वो रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कितने दिन में एवरेज ऑन एन एवरेज कस्टमर मुझे पैसा देते हैं। ये किस फॉर्मूला से निकालेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। बात है क्लियर है, समझा? अगर मैंने किसी को क्रेडिट सेल्स किया मतलब मेरे पास अब कैश आई क्या, नहीं, वो तो अब रिसीवेबल है, डेटर्स बन गया। एंड अगर डेटर्स बन गया तो ये फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हो कि आपके डेटर्स आपको ऑन एन एवरेज कितने दिन में पेमेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जितना भी रिसीवेबल्स है डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। बातें क्लियर है? पक्का? ये कौन सा फॉर्मूला था, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। आगे क्या है, अकाउंट पेएबल पेमेंट पीरियड। जैसे डेटर्स का वैसे क्रेडिटर्स का। हमने पहले फॉर्मूला में देखा था रिसीवेबल्स के कि कितने दिन में आपको पैसे आते हैं, अब क्या देखना है, कितने दिन में आप पैसे पे करते हो। सिंपल, बातें क्लियर है?
कितने दिन में आप पैसे पे करते हो, फॉर्मूला क्या बनेगा, पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस इनटू 365। बातें क्लियर है? पक्का? यहां तक सबको समझा या फिर नहीं? पक्का क्लियर है? अब बिना देखे बोलना, अब बिना देखे बोलना, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। कैश सेल्स लेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी रिसीव्ड है ना, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड, पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस इनटू 365। इन्वेंटरी टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। डेज भी बोल दिया भाई ने, बढ़िया भाई, ठीक है, एकदम फुल स्टॉप तक पूरा बोलेगा भाई, सही बात है। इन केस ऑफ WIP, डेज, ठीक है, WIP यूनिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365 डेज। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, सब बोले भाई, रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेस इनटू 365, ये आपका क्या आता है, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया था? यस और नो? चलो, नंबर ऑफ डेज के बारे में आपको एक नोट लिखा के दिया है, क्या क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ डेज लेने एक साल में, वही यूज करना। अगर क्वेश्चन में बोला है कि साल में 360 डेज है, एसीसी को मेल नहीं करेंगे कि अरे 365 होता है, ठीक है, अरे 360 दिए है, चुपचाप लो, आगे बढ़ो, ठीक है, समझे? जितने नंबर ऑफ डेज लिए उतना ही लेना है। अगर भाई बोला कि 20 दिन होते हैं साल में, तो हाँ भाई 20 ही दिन होते हैं साल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम टर्मिनोलॉजी, क्वेश्चंस दिए, सॉल्व करेंगे क्या? चलो सॉल्व करते हैं, 1 मिनट का टाइम दे दो, कोई एक दूसरे से बातें नहीं करेगा, कोई कपल गोल्स फॉलो नहीं करेगा, इंडिविजुअल बेसिस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे बढ़िया से। प्रथा, दीक्षा, पार्श, दिया, अनन्या, सॉल्व करो जल्दी। सजेशन आंसर देखने की जरूरत नहीं है, अभी आंसर देख लेंगे तो मजा आएगा कि यार हम सजेशन आंसर देख रहे हैं, जब रिजल्ट देखेंगे ना तब मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सजेशन आंसर मत देखो अभी, ताकि आप अपना रिजल्ट देखने में वो फील ले सको कि भाई मेहनत से पास हुए हैं।
छोटा लिख। तुमने सॉल्व कर लिया क्या? तो किसके लिए वेट कर रहे थे? एक मिनट का काम है बाबा, 1 मिनट का। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? एस कंपनीज कस्टमर पे आफ्टर 73 डेज ऑन एवरेज। मतलब क्या आपको ये रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड दे दिए है ऑलरेडी? यस और नो? कितना दिन है? 73 days. Next year, sales are forecast to be $8,64,000. What is the amount of receivables Sterling Company should forecast for the next year, assuming 365 days? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमा के बाद पढ़ते ही नहीं भाई, हाँ दिया रहेगा कुछ पे भी। भाई पढ़ना जरूरी है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, यही मेरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। रिसीवेबल्स यहां पे दिए है क्या, मुझे बताओ। लेट्स अज्यूम द रिसीवेबल्स एज एक्स। बचपन से टीचर यही सिखाते आ रहे, नहीं दिया तो क्या अज्यूम करो उसको? एक्स। क्यों? एक्स की यादें ताजा करनी है भाई। ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स कितना है? 8,64,000 इंटू क्या करते थे? 365। तो आपको आंसर कितना आता था? 73। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू क्या आई? x की मेरे जिंदगी में अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सोनम गुप्ता बेवफा है। बताओ जल्दी। 1,72,800। बातें क्लियर है क्या? पक्का? किस किस को ये समझा? सबको समझा? वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, किस किस का सही आया? तुम तो हाथ ऊपर ही मत करो बे, तुमने सॉल्व किया था क्या पीछे? किया था? पिंकी प्रॉमिस बोल, पक्का? पिंकी प्रॉमिस, चल ठीक है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक अपना रेशो रह गया था क्या? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये अपना कल हो चुका था, पहले चैप्टर में हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया बाबा? जल्दी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपको सम दिया है, सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करेंगे। मतलब कि इन्वेस्टर हमने देखे कल 3 होते हैं, होता है रिस्क एवर। चलो सॉल्व करेंगे बढ़िया से। ठीक ठीक,
टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। पता है मैं अच्छा देखता हूँ, लेकिन मेरे पास मत देखो, सॉल्व करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपका आंसर आ गया? मुझे एक बार जल्दी से जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। नेहा, कैलकुलेट हो गया नेहा? करो जल्दी। पीछे क्या कंडीशन है? हो गया सॉल्व? करे क्या साथ में सॉल्व? चलो साथ में सॉल्व करते बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहले, अब बिजनेस हैज करंट रेशियो ऑफ 2। बिजनेस का करंट रेशियो कितना है? 2। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सी ए डिवाइडेड बाय सी एल इज इक्वल टू कितना है? 2 टाइम्स। सम तो सॉल्व करेंगे, ये बताओ करंट रेशियो 2 है तो अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? ओए राजा, अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? वो बोलेगा हाँ। ठीक है, करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट माइनस करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना है? 2। मतलब अगर करंट लायबिलिटी 100 है तो उसको पे करने के लिए मेरे पास करंट एसेट कितने हैं? 200। वो तो बाहुबली जैसा फील करेगा खुद को कि भाई अपने पास बहुत करंट एसेट्स है। समझे या फिर नहीं? क्लियर है? करंट एसेट कितना है दिया है? इन्वेंटरी 10 मिलियन, liabilities 15 million. Company gives on average 36.5 days credit to its customer. मतलब ये क्या मेरा रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है 36.5, ठीक है। उसके बाद assuming the business has zero cash balance and there are 365 days in a year, what is the annual credit sales revenue? ठीक है, तो ऐसी बात है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि करंट एसेट में आपको क्या क्या दिया है? इन्वेंटरी दिया है क्या? इन्वेंटरी कितना है? 10 मिलियन। उसके बाद आपका क्या अकाउंट रिसीवेबल रहेगा? अरे सेल्स किया है तो अकाउंट रिसीवेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा? रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू दी है क्या? नहीं। कैश, क्या कैश का बैलेंस उन्होंने 0 बोला है? यस। मतलब आपके पास करंट असेट्स का इंफॉर्मेशन है। करंट लायबिलिटीज कितने दी है? 15 मिलियन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इन्वेंटरी का बैलेंस कितना है? 10 मिलियन। मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस नहीं है, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? एक्स प्लस कैश का बैलेंस क्या है? 0 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी थी? 15। इतना समझा? और इसका ही आंसर क्या आता है? 2। तो मुझे एक बात बताओ, रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 15 क्या आना चाहिए? 2। तो 15 इंटू 2 कर दो, कितना आता है? 30। 30 माइनस क्या कर दो? 10। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आता है? 20 आता है क्या? 20 मिलियन आएगा? यस और नो? एंड उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपका एनुअल क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू कितना है। तो अभी आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड है, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है, तो आप क्या अभी क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड? यस और नो? अच्छा, ये 20 मिलियन कैसे आया सबको समझा?
पक्का? यहां तक किसको कुछ डाउट? चलो आगे बात करेंगे कि मुझे क्रेडिट सेल कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स तो डिनोमिनेटर में आता है, ऊपर क्या आता है? रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या मैंने ऊपर निकाल दिया, कितना था? 20 मिलियन। तो मैं ऊपर क्या 20 मिलियन लिखूं एज रिसीवेबल्स। नीचे क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स। क्या आपको वही निकालना है? यस। उसको मैं फिर से क्या मानूंगा? x इंटू क्या करूंगा? 365। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज उन्होंने कुछ दिए क्या, कितने अज्यूम करना है? 365 डेज यहाँ पे लिखा है, तो मैंने 365 ही किया, लेकिन इसका आंसर उन्होंने कितना दिया था? 36.5 डेज। ठीक है, ऐसा आंसर है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी, x की वैल्यू इस केस में क्या आएगी? 20 मिलियन मेरा रिसीवेबल, क्रेडिट सेल का आंसर पूछा है तो उसको मैंने x मान लिया। मेरे पास रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड गिवन था, ठीक है, तो मुझे क्रेडिट सेल का आंसर बताओ कितना आता है? कैसे आएगा? इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 36.5 डिवाइडेड बाय 365, यस और नो, इनटू क्या करूंगा बताओ? 20 करूंगा, कितना आंसर आता है? जल्दी बताओ कितना आंसर आता है? अच्छा ये इंटू नहीं होगा ना, रुको रुको रुको, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, हेलो, हाँ, 36.5 डिवाइडेड बाय 365, ये तो मानते हो। तो अब मैं क्या करूंगा? x इंटू 36.5 इज इक्वल टू 20 इंटू 365 करूंगा, एंड x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 36.5 करूंगा, तो मेरा x का आंसर कितना आता है? 100 मिलियन आता है। बातें क्लियर है? समझे? तो आपका क्रेडिट सेल्स का वैल्यू कितना रहेगा? 200 रहेगा। बातें क्लियर है? समझे या फिर नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, चलो पढ़ना है ना यार? क्या? नहीं 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 पढ़ेंगे यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, मार्क्स अटेम्प्ट देना है तुमको, पढ़ेंगे ना यार? ऐसे ना करो, पढ़ते हैं बढ़िया से, ठीक है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल लगे तो एक काम करते हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल करते हैं, उसके बाद घर पे जा सकते हो, ठीक है। एंड कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपको ऑलरेडी आता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट किया था। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है बताओ? पहले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था। हाँ, वो ऐसे घूम के कुछ तो भी आता था, बताओ कैश घूम के आता था। वेरी गुड। क्या क्या क्या? इन्वेस्ट कहां पे किया? You can't write like this in your exams, no? You will write वो सब है, and वो बोलेगा सब मोह माया है। नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, फोकस करते हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल सिंपल मतलब यह है कि मैं कितना मनी रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। जब मैंने इन्वेस्ट किया वहां से लेके मेरा कैश क्या रॉ मटेरियल्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, यस और नो? अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो मेरा रॉ मटेरियल्स WIP बनेगा, WIP फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स के पैकेजिंग वगैरह सब कुछ होगा, स्टोर्ड करके रखेंगे,
एंड उसके बाद सेल्स होगा, एंड जब सेल्स होगा तो मेरे पास क्या फिर से कैश आएगी, यस और नो। तो मेरा कैश रॉ मटेरियल में जब ट्रांसफर हुआ उस डे से वही कैश फिर से रोटेट होके थ्रू सेल्स फिर से मेरे पास कब रिटर्न आता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कैश ऑपरेटिंग पीरियड। मुझे कितना टाइम लगा, बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें दी है, ठीक है। कैश टू बी रिसीव्ड, कैश टू बी पेड, ठीक है। सबसे पहले कैश ऑपरेटिंग साइकिल also known as the working capital cycle, ठीक है। टाइम between cash outflow to suppliers and cash inflows from customers. It provides insights into how efficiently a company manages its working capital, ठीक है। सबसे पहले यहां पे क्या दिया है, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बढ़िया से टाइमलाइन दी है। मैं चाहूंगा कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। P company is a manufacturer. It buys from suppliers that allow 2.5 months of credit. ये मुझे पे करना है, yes or no? आगे बोला है raw materials remain in inventory for 1 month and it takes 2 months to produce. मेरा यहां पे इन्वेंटरी जब परचेस किया तभी मेरा कैश का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यस और नो, ठीक है। यहां पे एंड रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी आपके प्रीमाइसेस में कितने टाइम के लिए रही, 1 मंथ के लिए रखे। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए कितने मंथ्स लिए, 2 मंथ्स, तो अगेन 1 मंथ लिए, 2 मंथ्स लिए, बातें क्लियर है। उसके बाद आगे लिखा है goods are sold immediately after production is completed. Customer take on an average 1.5 to pay. मतलब सेल तो हो गया, लेकिन क्या कस्टमर ने इमीडिएटली पे किया क्या, नहीं। कब पे किया, 1.5 मंथ्स के बाद। तो ये मेरा क्या ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बन गया, इतना। कितना, रॉ मटेरियल्स प्लस WIP का 2 मंथ्स प्लस सप्लायर मतलब जो कस्टमर है वो मुझे 1.5 महीने में देगा, तो कितना आता है, 4.5 आता है या फिर नहीं। ये ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है। ये तो मेरे बारे में हो गया, लेकिन मुझे भी तो किसके तो भी पे करना पड़ेगा, सप्लायर्स को जो मैं दूंगा। जो रॉ मटेरियल्स मैंने यहां पे परचेस किए ना, वो क्या उसके लिए मैं क्या इमीडिएट पे करूंगा, नहीं। उसको भी तो थोड़े टाइम के बाद पे करूंगा, वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पेमेंट क्रेडिट पीरियड कितना है, 2.5। तो ये 4.5 में से मैं क्या 2.5 माइनस कर दूं, तो मेरा नेट ऑपरेटिंग कैश साइकिल कितना आता है, 2 आता है। बातें क्लियर है, पक्का यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट का नहीं बोलेंगे बाबा, कमेंट के तो अपने को रिप्लाई करना पड़ेगा।